अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 फॉर द क्लास 11th लेके आया हूँ और आज जो हम पढ़ेंगे तो हम पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर टाइम मिला तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम कुछ पहले न्यूमेरिकल लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिखा मैंने न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल ये है कि a hunter has a machine gun that can fire 50 gram bullets with a velocity of 300 meter per second। तो एक हंटर है, एक शिकारी है, उसके पास एक मशीन गन है और वो मशीन गन से जो गोलियां फायर कर रहा है तो उन गोलियों का जो मास है वो 50 ग्राम्स है, ठीक है। तो वो गोलियां जब फायर करता है तो उन गोलियों को जो वेलोसिटी मिलती है वो मिलती है 300 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? इतना लिखा है अभी। A 60 kg tiger springs at him with a velocity of 10 meter per second। और एक 60 kg का टाइगर उसको सामने दिखा और टाइगर ने जब इस हंटर को देखा तो वो इसकी तरफ आया। कौन? टाइगर। और टाइगर जिसका मास 60 kg है वो अब किसकी तरफ दौड़ रहा है? हंटर की ओर, विद एस वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। और उस टाइगर की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स दी हंटर। सही बात, बहुत अच्छा। हम गोलियां दाग रहे हो और वहां से टाइगर आ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी बुलेट्स मस्ट द हंटर फायर इनटू द टाइगर इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम इन ट्रैक। तो अब ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमें कि आप हमें बताइए इस हंटर ने, इस शिकारी ने कितनी गोलियां मारनी है, कितनी गोलियां फायर करनी है जब जाके जो टाइगर है वो स्टॉप हो जाए, वो इसके यहां ना पहुंचे। समझ में आया? ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि पहले हम देखेंगे क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे हम। देखिए, जब मेरे पास मशीन गन है तो जो मेरे पास मशीन गन है मैं इससे क्या ट्रिगर करता हूं? मैं यहां से गोलियां दागता हूं, ठीक है। और मैं गोलियों को क्या देता हूं? मोमेंटम। आर यू गेटिंग मी? और आपको पता है कि मोमेंटम उसी का होता है जो मोशन में हो। और ये जो गोली है ये किस में आई? मोशन में। तो इसका मोमेंटम किधर की तरफ होगा? जिधर की तरफ वेलोसिटी मिली गोली को। और ये जो गोली यहां से जा रही है किधर की तरफ? टाइगर की ओर। तो मोमेंटम गोली को किधर की तरफ मिला? उधर की तरफ। और वहां से टाइगर वापस आ रहा है और टाइगर भी दौड़ रहा है तो टाइगर के बाद भी मोमेंटम है। और आपको यह बात भी पता है कि ये जो मोमेंटम होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये है मोमेंटम किसका? गोली का। ये है मोमेंटम किसका? टाइगर का। तो टाइगर का मोमेंटम हमने जीरो करना है, क्योंकि जब हम मोमेंटम जीरो कर देंगे टाइगर का तो टाइगर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम उसका नहीं होता जो रेस्ट में होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमने टाइगर का मोमेंटम जो है, क्योंकि वो दौड़ रहा है उसके पास भी मोमेंटम है और ये यहां से गोली आ रही है तो इसका भी मोमेंटम है, फिर से गोली आई उसका भी मोमेंटम है। तो हमने क्या करना है? हमने इस टाइगर का मोमेंटम जीरो करना है। हमने इतनी गोलियां दागनी है इस टाइगर पे, उनका जो मोमेंटम होगा वो बराबर होना चाहिए टाइगर के मोमेंटम के बराबर। तब जाके यहां पर जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको वो जीरो वेक्टर मिलेगा और टाइगर जो है वो रास्ते में ही स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? तो हम पहले गोली का मोमेंटम देखेंगे और टाइगर का मोमेंटम देखेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम आपको पता है कि कैसे मेजर करते हैं। इसके लिए एक बॉडी का मास और एक बॉडी की वेलोसिटी का होना लाजमी बनता है। चलो हम पहले बुलेट लेते हैं। क्या लेते हैं? बुलेट। तो उसको हम पहले कंसिडर करते हैं। सपोज मास ऑफ द बुलेट, स्मॉल एम से लिखा मैंने, कितना है? वो है 50 ग्राम्स। कितना है? 50 ग्राम्स। आपको पता है जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप हमेशा ऐसा सिस्टम फॉलो करें। तो ये ग्राम्स है, सीजीएस सिस्टम चल रहा है तो ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि इससे आपको न्यूमेरिकल में कोई परेशानी नहीं होगी एंड में कि यूनिट क्या होना चाहिए। तो 50 लिखा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिए तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 इंटू 10⁻³ kg इज द मास ऑफ द वन बुलेट। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? कितनी वेलोसिटी के साथ वो गोली दाग रहा है? 300 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर इसने वेलोसिटी जो लिखी वो ऐसा सिस्टम में है तो इसलिए कोई परेशानी नहीं। सपोज हम वेलोसिटी ऑफ द बुलेट यू से लिखेंगे तो वो कितनी है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट? 300 मीटर पर सेकंड। कोई परेशानी नहीं।
तो मास भी पता, वेलोसिटी भी पता गोली की, तो मुझे पता कि गोली का मोमेंटम क्या होगा। तो हमें पता है, सपोज हम पीबी लिखेंगे, पीबी मीन्स मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो किसके बराबर होगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है 50 इंटू 10 इज इट पावर -3 इंटू, और वेलोसिटी कितनी है 300, 3 इंटू 10 इज इट पावर 2 मीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग मी? तो आपको मोमेंटम ऑफ बुलेट निकलेगा, क्या निकलेगा, वो है यहां पर 10 इज पावर -3 है, इधर 10 इज पावर 2 है, तो इधर 50 के साथ एक और 10 है, एक 10 और 2 10 कितने हो गए 10 इज पावर 3, 10 इज पावर 3 और 10 इज पावर -3 गया। आर यू गेटिंग मी? यहां बचा 5, यहां बचा 3, 5 3 आर 15, तो 15 kg मीटर पर सेकंड, दिस इज द मोमेंटम ऑफ वन बुलेट। मगर किधर की ओर, टुवर्ड्स द टाइगर, मैं इधर लिखूंगा टुवर्ड्स द टाइगर। और अब टाइगर के बाद भी मास है, 60 kg का टाइगर है, ठीक है, और उसकी भी वेलोसिटी है, कितनी रफ्तार से वो दौड़ रहा है टाइगर, 10 मीटर पर सेकंड से। नाउ मैं टाइगर लिखूंगा यहां पर, टाइगर। तो सपोज कैपिटल एम इज द मास ऑफ द टाइगर, तो पता है ये कितना है मास ऑफ द टाइगर, 60 kg, ठीक है, इधर लिखा है 60 kg। तो 60 kg, नो नीड टू कन्वर्ट इट बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन SI सिस्टम, सही बात। तो वेलोसिटी कैपिटल V से लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द टाइगर कितनी है भाई, टाइगर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड। Therefore मोमेंटम ऑफ टाइगर PT, मोमेंटम ऑफ टाइगर क्या निकलेगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 60 और वेलोसिटी कितनी है 10, तो इसका मतलब है कि 600 kg मीटर पर सेकंड इज द मोमेंटम ऑफ टाइगर, मगर किधर की ओर, टुवर्ड्स हंटर। वहां से टाइगर जो दौड़ के आ रहा है उसका जो मोमेंटम है वो कितना है 600 यूनिट्स, और यहां से जो गोली जा रही है वो 15 यूनिट्स का मोमेंटम है उसको। तो हमने इतनी गोलियां दागनी है उस पे कि उनका भी मोमेंटम 600 हो अपोजिट डायरेक्शन में, समझ में आया। सो यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर यह सोचेंगे कि चलो हमने n गोलियां दागी, क्योंकि एक गोली का मोमेंटम 15 यूनिट्स है, तो 600 यूनिट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। चलो मैं कितनी गोलियां यहां से दाग रहा हूं, n गोलियां। सपोज मैं इधर लिखता हूं, लेट n बी द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड, n बी द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड। तो कितनी गोलियां हमने दागी n, तो बताइए n बुलेट्स का मोमेंटम क्या होगा, एक बुलेट का मोमेंटम इतना है, तो n बुलेट्स का मोमेंटम होगा 15n, क्योंकि एक बुलेट का मोमेंटम कितना है 15 यूनिट्स। सो therefore मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स PNB, ये पंजाब नेशनल बैंक नहीं है, PNB मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स कितना होगा, n इंटू मोमेंटम ऑफ वन बुलेट, हाउ मच इज दैट 15 kg meter per second. This is the momentum of n bullets and this is the momentum of tiger. In order to stop the tiger, अगर आपने टाइगर को रोकना है तो ये मोमेंटम n bullets का मोमेंटम उसके बराबर होना चाहिए। तो टू स्टॉप टाइगर, तो टू स्टॉप टाइगर का मतलब क्या है इन फिजिक्स, कि उसका मोमेंटम जीरो कर दे, उसका मोमेंटम तभी जीरो होगा जितना उसका मोमेंटम है, तो यहां से हम उतना मोमेंटम उसको दे। तो दैट इज वाई N15 मस्ट बी इक्वल टू, N15 मीन्स मोमेंटम ऑफ n बुलेट्स, ये किसके बराबर होना चाहिए, मोमेंटम ऑफ टाइगर, वो कितना है 600 यूनिट्स। तो n यहां से किसके बराबर होगा 600 डिवाइडेड बाई 15। तो यहां पर आपको कसर काटनी पड़ेगी, 5 3 आर 15, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 5 0 आर 0। तो 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, 3 0 आर 0। तो 40, मतलब हमने 40 गोलियां टाइगर पे दागनी है, तब जाके जो टाइगर है वो आपकी तरफ, आपके पास नहीं पहुंच जाएगा, आपसे पहुंचने से पहले ही वो
उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमने यहां पर मोमेंटम का सहारा लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम यहां पर एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तो तब तक आप वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन करिएगा। तो मैं तब तक एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है? तो यहां पर मैंने एक और न्यूमेरिकल लिखा, तो ये है न्यूमेरिकल। A bag of sand of mass capital M is hanging from a rope. एक रेत का जो ठेला है वो हमने एक रस्सी से लटका के रखा है और उसका जो मास है उस सैंड बैग का वो है कैपिटल M। ठीक है, जरा मैं इधर लिखता हूं। चलो मैं इधर ये फिगर बनाता हूं इसकी। सपोज दिस इज द बैग ऑफ दिस इज द सैंड बैग ऑफ मास कैपिटल M। ठीक है, तो ये इधर रस्सी के साथ बंधा हुआ है। A bullet of mass m by x, capital M by x, is fired at with a velocity u। तो यहां से एक गोली आ रही है, ठीक है, और इस गोली का जो मास है वो है स्मॉल, वो कितना है? कैपिटल M by x। इस गोली का मास कितना है? कैपिटल M by x, और ये जा रही है विद वेलोसिटी u। किस वेलोसिटी के साथ? u वेलोसिटी के साथ। और कैपिटल M इज द मास ऑफ द सैंड बैग, और ये गोली जा रही है टुवर्ड्स द सैंड बैग। ठीक है, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द बैग, और जब ये गोली यहां से आ रही है तो ये इसके अंदर फंस गई। जब इसके साथ इसने टकराया तो सैंड बैग में गोली बंद हो गई। ठीक है, ठीक। What is the velocity of the bag after the bullet gets embedded into it? जब यहां से गोली इसमें बंद हो गई तो उसके बाद ये बोल रहा है कि जो बैग है सैंड बैग वो थोड़ा आगे की तरफ गया, बताइए उसकी वेलोसिटी क्या थी। मतलब कि इस सैंड बैग की जब इस पे गोली जो हमने दागी जो इसके अंदर अब बंद हो गई, बताइए ये सैंड बैग कितनी तेजी के साथ आगे की तरफ गया, बताइए इस सैंड बैग की क्या वेलोसिटी है। तो चलो हम फर्ज करते हैं कि इसकी वेलोसिटी v है। हमें नहीं पता, हमें वही v निकालना है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो गोली वहां से आ रही है और ये जो सैंड बैग यहां पे है, जो सैंड बैग रेस्ट में है और गोली मोशन में है, चलो हम इन दो एंटिटीज को हम एक सिस्टम मानते हैं। तो इन दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स डालेंगे, मगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इन दो बॉडीज पे, सैंड बैग पे और किस पे? बुलेट पे, दोनों पे नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो ही है। सो द बुलेट एंड द सैंड बैग इज गोइंग टू फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा है तो आपको पता है आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये चीज यूज करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सहारा यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम पहले बुलेट का मोमेंटम निकालेंगे और किसका मोमेंटम निकालेंगे? बैग का। जबकि ये तब की स्थिति है जब यहां पर गोली जो है इसके अंदर नहीं गई, वो आ रही है अभी। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब ना बैग ना बुलेट, बैग और बुलेट। समझ में आया? ना बुलेट और ना बैग, ये दोनों इकट्ठे करके एक सिस्टम बनाते हैं। बताइए इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा? वो होगा मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द मोमेंटम ऑफ द सैंड बैग। तो मोमेंटम ऑफ द बुलेट, बताइए मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास कितना है? कैपिटल M बाय x, ये है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? u। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द सैंड बैग। अभी ये आ रहा है, अभी उसको नहीं टकरा है, उसमें बंद नहीं हुआ, तो सैंड बैग किस में? रेस्ट में, तो उसका मोमेंटम क्या होगा फिर? जीरो। बहुत अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि इट्स वेलोसिटी इज जीरो बिफोर फायरिंग। समझ में आया? तो ये जो गोली है इसके अंदर अभी नहीं गई, अभी गोली आ ही रही है, तो इसका मोमेंटम जो है वो जीरो होगा बैग का। तो सिस्टम का यूनिट क्या मोमेंटम क्या होगा? mu बाय एक्स प्लस जीरो, वो होगा mu by x। समझ में आया? दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम देख लेंगे। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम मतलब
गोली भी और बैग भी। अब मुझे एक बात बताओ, जब गोली मतलब कि फाइनल स्टेज में ये ले रहा हूं कि अब गोली इसके अंदर जा बैठी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब ना गोली चलेगी ना बैग चलेगा, अब ये दोनों इकट्ठे आगे की तरफ जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि अब ये दोनों एक ही, ये बोल रहा है ना कि अब वो एम्बेड हुई है इसमें, जो गोली है वो इसमें फंस गई। अब तो इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है अब ये थोड़ा आगे जाएगा, मगर गोली भी उसके साथ उसके अंदर बंद है। तो इसका मतलब कि सपोज उस ठेले की, उस सैंडबैग की, उसके अंदर गोली भी है, अब उसकी वेलोसिटी मैंने v रखी, वो निकालनी है। तो वो क्या होगा, मास। अब तो मास सैंडबैग का ही नहीं रहेगा क्योंकि उसके अंदर गोली भी है, तो मास ऑफ द सैंडबैग वो होगा m प्लस मास ऑफ द गोली, क्योंकि वो इसके अंदर बंद हो गई है, m/x। दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग, जब इसमें गोली बंद हो गई। तो ये है मोमेंट, ये है मास इस टोटल सैंडबैग का प्लस बुलेट का। और वेलोसिटी कितनी है, v, हमें नहीं पता वो कितनी है, वो ही निकालनी है v। सो दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। समझ में आया? हमने यही निकालना है। तो आपको पता है कि जो इनिशियल मोमेंटम था इसका वो है mu/x, और जो फाइनल मोमेंटम है वो है m प्लस m/x इंटू v। ये इसके बराबर होना चाहिए बिकॉज इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोल रहा है? तो as per law of conservation of linear momentum, as per law of conservation of linear momentum, वो क्या बोलता है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। जरा बताइए फाइनल मोमेंटम क्या है सिस्टम का? m प्लस m डिवाइडेड बाय x इंटू v मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है? m u/x। समझ में आया? तो यहां से m को बाहर निकालेंगे, जब बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1/x। समझ में आया? इंटू v। तो यहां है mu/x, mu/x, m और m गया, तो यहां से जो है ये हमें निकल के आ जाएगा, यहां पर इसको इवाल्युएट करिए, v x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। समझ में आया? x प्लस 1 डिवाइड बाय x इंटू v किसके बराबर निकला? u/x के। और हमने v निकालना है, तो v मैं इधर लिखूंगा। v जो है अब v किसके बराबर रहेगा? v इज इक्वल टू, इधर क्या है? u/x, मैं लिखा u/x। इधर x प्लस 1 इसका मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय x प्लस 1। समझ में आया? और इधर x डिवाइड है v के, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू x। ये x और ये x गया, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सैंडबैग व्हेन द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू इट क्या होगा? u डिवाइड बाय x प्लस 1, क्योंकि ये u भी गिवन है क्वेश्चन में, x भी गिवन है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो ये सैंडबैग है इसकी जो वेलोसिटी अब रहेगी वो क्या रहेगी? u डिवाइड बाय x प्लस 1। समझ में आया? तो ये था दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं थोड़ा दूर रह के आपको ये बोल रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिएगा, ठीक है। तो तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, तो वो भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एक और न्यूमेरिकल लिखा है। तो न्यूमेरिकल क्या है? बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, तो देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, मैं पढ़ के बता दूंगा। A disk of mass 10 grams is kept floating horizontally by throwing 10 marbles per second against it from below. एक डिस्क है ऐसे, चलो मैं यहां पर एक डिस्क लेता हूं। चलो ये मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, और ये डिस्क ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रही है। और ये अब आपको पता है कि अगर ये ऐसे हमने इसको फेंका तो ये ऐसी नहीं रहेगी, ये क्या करेगी? ये अब नीचे आ जाएगी, सही बात। और ये कह रहा है कि इस डिस्क को हॉरिजॉन्टली रखने के लिए हम नीचे से मार्बल्स लगा रहे हैं। इस पे, किस पे? इस पे, इस डिस्क पे नीचे से हम मार्बल्स लगा रहे हैं। तो वो मार्बल्स किस रफ्तार में लगा रहे हैं? 10 मार्बल्स पर सेकंड। नीचे से 1 सेकंड में प्रति सेकंड 10 मार्बल्स नीचे से लगाए जाते हैं ताकि इसको
फ्लोट ही, हॉरिजॉन्टली फ्लोट, ताकि यह हॉरिजॉन्टली फ्लोट हो जाए, मतलब कि नीचे की तरफ ना आए। आर यू गेटिंग मी? तो इसको हॉरिजॉन्टली फ्लोट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नीचे से 10 मार्बल्स पर सेकंड इस पे दाग रहे हैं वर्टिकली। ठीक है, बहुत अच्छा, चलो ठीक है। इफ द मास ऑफ द ईच मार्बल इज 5 ग्राम्स, अगर एक मार्बल का जो मास है वो कितना है, 5 ग्राम्स। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द मार्बल इज स्ट्राइकिंग द डिस्क नॉर्मली एंड रिबाउंड डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। ये बोल रहा है क्या, आप हमें वो वेलोसिटी निकालिए, वो स्पीड निकालिए जिस स्पीड के साथ इस मार्बल ने इसको स्ट्राइक किया और सेम स्पीड के साथ वो वापस भी आ रहा है, एंड रिबाउंड डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, और नीचे भी उसी रफ्तार से नीचे आ रहा है। तो ये कह रहा है कि वो बताइए वो स्पीड क्या थी, वो स्पीड क्या थी मार्बल्स की। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो यहां पर आपने भी देखना है। तो मुझे एक बात बताओ पहले, ये जो यहां पर ये डिस्क जो थी वो नीचे की तरफ क्यों आ रही थी? तो वो नीचे की तरफ इसलिए आ रही थी क्योंकि उसका वेट है, उसका मास है, अर्थ नहीं छोड़ेगी तो उस पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वेट, mg, वेट। बहुत अच्छा, मगर अगर अब ये नीचे नहीं आ रही है, हॉरिजॉन्टली ही फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कम से कम इतना होना चाहिए जितना इस फ्लो, ये जो डिस्क है, जितना इस डिस्क का वेट है। वेट किधर की तरफ, नीचे की तरफ। जो हम नीचे से मार्बल लगा रहे हैं उन पे जो फोर्स पड़ रहा है उनकी वजह से किस पे, डिस्क पे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो वो कितना होना चाहिए, अगर इसको हॉरिजॉन्टली रखना है वो कम से कम इतना फोर्स लगना चाहिए जितना इसका वेट है। वेट जब बैलेंस होगा अपवर्ड फोर्स से तो नेट फोर्स इस पे 0 पड़ेगा, ना ये ऊपर जाएगी ना ये नीचे जाएगी, आगे जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं आप इसको जाएगी इन हॉरिजॉन्टल फैशन। आर यू गेटिंग मी? ये चीज निकालना है। चलो हम पहले ऐसा सिस्टम में लिखेंगे, तो जो मैंने बोला करने का वही करना है। अब क्या करना है, फोर्स को बैलेंस करना है, मगर पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो निकालना है। वेट निकालना बहुत आसान है, तो चलो वेट ही निकालते हैं पहले। तो वेट किसका निकालना है, डिस्क का। तो बताइए मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क वो हम कैपिटल एम लेते हैं, तो वो कितना है, वो है 10 ग्राम्स। तो डिस्क का मास है 10 ग्राम्स। आपको पता है कि न्यूमेरिकल है तो ऐसा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो 10 ग्राम्स है ना, तो 10 लिखा, ग्राम के बदले 10⁻³ लिखना पड़ेगा केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बना 10⁻² kg, क्योंकि 10⁻1 एंड 10⁻³ हो गया 10⁻²। तो 10⁻² इज द मास ऑफ द डिस्क। बहुत अच्छा, तो आपको पता है कि वेट कितना होगा, therefore वेट, तो इसका जो वेट है मतलब कि किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, वेट, mg। तो mg, m कितना है 10⁻², तो g आपको पता है 9.8। ठीक है, तो आप यहां पर 10 भी लिख सकते हैं फॉर सिंपलिसिटी। ठीक है, चलो मैं 10 लिखता हूं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 ही है, तो हम 10 भी लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए मैं 10 ही लिखा। तो 10⁻², 10⁻1 हो गया 10⁻1, मगर आंसर आ जाएगा न्यूटन, क्योंकि वेट इज द फोर्स विद विच अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये वेट इस डिस्क का किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, कितना लग रहा है 10⁻1 न्यूटन। बहुत अच्छा, अब हम देखेंगे नीचे से कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो निकालना है। तो ये जो डिस्क है, तो इस पे नीचे से मार्बल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले एक मार्बल का मास देखेंगे। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए जो आपने निकालना है फोर्स, उसके लिए आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कितनी तेजी के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देगा। मगर आपको पता है कि जो मार्बल्स ऊपर जा रहे हैं, मोशन में है, तो मोमेंटम है। अब देखेंगे कितना चेंज मोमेंटम हुआ और कितनी तेजी के साथ 10 मार्बल्स का मोमेंटम चेंज हुआ, वो आपको देगा उन पे कितना फोर्स लग रहा है। तो जितना उन पे फोर्स लग रहा होगा मार्बल्स पे, वो मार्बल्स उतना बराबर फोर्स किस पे एक्ट करेंगे, डिस्क पे, मगर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये चीज, इस चीज का सहारा लेके हम फोर्स निकालेंगे नीचे से जो लग रहा है। तो मास ऑफ मार्बल,
ईच मार्बल, मास ऑफ ईच मार्बल, एक मार्बल का मास क्या है, सपोज m है, स्मॉल m, कितना है यहां पर दिया गया है, तो मास ऑफ मार्बल इज 5 ग्राम्स, तो 5 ग्राम नहीं लिखना पड़ेगा, 5 इंटू 10⁻³ kg लिखो, क्योंकि ऐसा सिस्टम में लिखोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मास ऑफ मार्बल। तो सपोज ये जिस वेलोसिटी के साथ यहां पर इसको स्ट्राइक कर रहे हैं नॉर्मली, मतलब कि परपेंडिकुलरली, जिस वेलोसिटी के साथ ये इस डिस्क को स्ट्राइक कर रहे हैं, चलो मैं वो मानता हूं वो v है, ठीक है। और जब वो वहां से वापस आ जाएंगे, वो किस स्पीड से आ जाएंगे, इसी v के साथ, बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये क्वेश्चन बोल रहा है इधर ही, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द मार्बल स्ट्राइक्स द डिस्क नॉर्मली एंड रिबाउंड डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। मतलब कि जिस स्पीड के साथ वो टकरा रहे हैं उसको, और जिस स्पीड के साथ वो नीचे आ रहे हैं, वो दोनों की स्पीड सेम है, वो स्पीड निकालनी है। चलो वो मैंने कितनी रखी, v। तो पता ये एक मार्बल का मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे कि सर मोमेंटम कब चेंज होता है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर आपने मोमेंटम को चेंज करना है, आप मास को चेंज नहीं कर सकते एज फार एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज कंसर्न्ड। आप किसको चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी को। जब आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं तो मोमेंटम चेंज होगा, और जब मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स पड़ता है। तो कितना फोर्स पड़ा ये डिपेंड करता है कितनी तेजी के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स की पहचान ये है कि अगर आप ये देखेंगे कि मोमेंटम चेंज हुआ, अब कितना फोर्स लगा उसके लिए आपको देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कितनी तेजी के साथ मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे ध्यान दो। तो चलो ये है मास ऑफ द ब्लड, ओ सॉरी मास ऑफ द मार्बल, ठीक है। अब चलो मैं इसकी वेलोसिटी कितना लेता हूं, v। चलो वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट, जिस रफ्तार के साथ ये डिस्क को टकरा रहा है, चलो वो मैं मानता हूं, वो मुझे नहीं पता, चलो मैं वो v मानता हूं क्योंकि मुझे वही निकालना है। तो अब इसका मोमेंटम, देयरफॉर मोमेंटम ऑफ ईच मार्बल, एक मार्बल का मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है, चलो स्मॉल m इंटू v, दिस इज द मोमेंटम। मगर इसी मोमेंटम के साथ वो नीचे भी आएगी क्योंकि वेलोसिटी सेम है, तो मास तो सेम ही है। तो एक मुझे बताओ, एक जो मैं मार्बल ऊपर फेंक रहा हूं, बताइए उसका मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, कहां पे चेंज हुआ, जब उसने टकराया किसके साथ, डिस्क के साथ। ये देखो पहले मोमेंटम ऊपर की तरफ, फिर वो नीचे की तरफ, क्या मोमेंटम चेंज हुआ, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का खास क्या रखना, डायरेक्शन चेंज हुई तो मोमेंटम वेक्टर चेंज हुआ। तो यहां पर वेक्टर मोमेंटम है तो मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मोमेंटम चेंज हुआ एक मार्बल का। चलो बताइए चेंज मोमेंटम क्यों, कितना हुआ। आप बोलेंगे कि सर आप चेंज मोमेंटम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फोर्स को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच इज डीपी मीन चेंज इन मोमेंटम, और ये पता होना चाहिए कितने टाइम में ये चेंज हुआ। दैट इज वाई मैं यहां पर एक मार्बल का मोमेंटम देख रहा हूं कि कितना चेंज हुआ। चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ मार्बल, एक मार्बल जो है उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, वो किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बताइए पहले वो ऊपर गया फिर वो नीचे आया, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा उसका, mv, मगर किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब तक आपके सामने एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का खास क्या रखना, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेना, दाएं डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना, बाएं डायरेक्शन में नेगेटिव लेना, आपकी तरफ डायरेक्शन लेना पॉजिटिव और अंदर की तरफ जो आएगा वो नेगेटिव लेना, ठीक है। तो इधर की तरफ आ रहा है तो दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मार्बल, और फिर नीचे आ रहा है तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द मार्बल। वेलोसिटी स्पीड सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई। तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, मास ऑफ द मार्बल कितना है, mv, मगर किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फाइनल मोमेंटम माइनस mv। कोई बोलेगा ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि फाइनल मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मार्बल, मार्बल का मोमेंटम मैं देख रहा हूं कितना चेंज हुआ। सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है, mv, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा mv। तो इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा,
twice mv. It is the change in the momentum of a marble. मगर यहां पर ये जो नेगेटिव है ना, इसका मतलब क्या है? मार्बल का जो मोमेंटम चेंज हुआ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, इस माइनस का वही मतलब है। तो अगर जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस अगर मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स पड़ा, तो ये मोमेंटम किसका चेंज हुआ? मार्बल का। तो बताइए, अगर मार्बल का मोमेंटम चेंज हुआ वो नेगेटिव आया, तो ये बात ये कह रहा है कि ये नेगेटिव ये बोल रहा है कि ये जो मार्बल का मोमेंटम चेंज हुआ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज हुआ, क्योंकि नेगेटिव इज एसोसिएटेड विद डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि जब आपने मार्बल ऊपर फेंका तो किसके साथ टकराया? डिस्क के साथ। फिर नीचे आया तो किसका मोमेंटम चेंज हुआ? मार्बल का। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मार्बल पे किधर की तरफ फोर्स पड़ा? नीचे की तरफ। और आपको पता है फोर्स नहीं आता है, फोर्सेस आते हैं। एज फार एज द न्यूटन थर्ड लॉ इज कंसर्न, अगर इस मार्बल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स पड़ा, जितना उस पे पड़ा उतना फोर्स इस डिस्क पे पड़ा, मगर किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। हम देखेंगे कि मार्बल्स पे 10 मार्बल्स पे किधर की तरफ फोर्स पड़ा, कि जो फोर्स पड़ा नीचे की डायरेक्शन में पड़ा। कितना पड़ा? जितना उन पे पड़ा मार्बल्स पे फोर्स, किसकी वजह से? डिस्क की वजह से। उतना डिस्क पे पड़ा होगा, मगर किधर की तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि मैं यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहा हूं। मैं एक फोर्स निकालूंगा, दूसरा फोर्स निकल के आ गया। ठीक है, इतना मोमेंटम चेंज हुआ। मैं नेगेटिव को आप एसोसिएट नहीं करूंगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ। सॉरी। तो ये एक मार्बल का मोमेंटम चेंज हुआ। तो ये कह रहा कि मैं 10 मार्बल्स एक सेकंड, 10 मार्बल्स नहीं, खाली 10 मार्बल्स नहीं है, ये यहां पर है 10 मार्बल्स पर सेकंड। मतलब कि रफ्तार, किस रफ्तार में, किस रेट पे आप मार्बल्स को फेंक रहे हैं। मैं एक सेकंड में 10 मार्बल्स फेंक रहा हूं, तो बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ 10 मार्बल्स क्या होगा? यह है चेंज इन मोमेंटम। अब मैं निकालूंगा एक का, तो 10 का क्या होगा? 10 mv। मगर 10 mv, मगर ये 10 जो है इट इज नॉट ओनली 10, इट इज 10 मार्बल्स पर सेकंड। मतलब कि इसमें टाइम भी आया, हर सेकंड 10 मार्बल्स। तो यहां पर आपको चेंज इन मोमेंटम नहीं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पता चल गया। सो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 10 मार्बल्स, 10 मार्बल जो है उनका जो मोमेंटम है कितनी तेजी के साथ चेंज हुआ। तो आप देखिए कि एक का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो इतना चेंज हुआ। कितनी तेजी के साथ? 10 का चेंज हुआ, तो 10 आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली 10, इट इज 10 पर सेकंड, 10 मार्बल्स पर सेकंड। दैट इज वाई इधर मैंने रेट लिखा, अदरवाइज मैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ 10 मार्बल्स लिखता। मैंने यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 10 मार्बल्स लिखा, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना। इट इज नॉट सिंपली 10, इट इज 10 डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो दैट इज वाई ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 10 मार्बल्स बना। तो 2 10 और 20 m कितना है? मास ऑफ द ईच मार्बल 5 into 10 is power 3, 5 into 10 is it power -3 है कि 3? -3 into v, v is the speed जिसके साथ आपने इसको फेंक मारा उधर की तरफ और उसी रफ्तार से नीचे भी आए उस टाइम। 520 हो गया 100, तो 100 हो गया 10 is power 2, और यहां पर है 10 is power -3, तो वो हो गया 10 is power -1v। What is this 10 is power -1v? 5 2 और 10 हो गए ना 100, क्योंकि यहां एक और 0, 100 हो गया ना 10 is power 2, 10 is power 2 और 10 is power -3 हो गया ना 10 is power -1 और v है। What is 10 is power -1v? It is the rate of change of momentum of किनका 10 मार्बल्स किधर की तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो therefore f is equal to 10 is power -1v, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ बोल रहा है कि f is equal to dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बताइए ये फोर्स किन पे लगा? मार्बल पे। किधर की तरफ? नीचे वाली डायरेक्शन में। therefore force on
डिस्क पे कितना फोर्स लगा होगा, इतना ही 10⁻⁻⁻⁻⁻, मगर किधर की तरह अपवर्ड डायरेक्शन में, एज फार एज द न्यूटन थर्ड लॉ इज कंसर्न। सो वो भी 10⁻⁻⁻⁻⁻V ही होगा, मगर बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द फोर्स, this is the force acting on the disc when 10 marbles are thrown per second towards the disc। तो कितना है फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, 10⁻⁻10V। V means velocity, speed with which the stones, with which the marbles were thrown। तो इतना फोर्स लग रहा है डिस्क पे, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उस डिस्क पे तो वेट भी लग रहा है इधर, जो मैंने लिखा था, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना लग रहा है, 10⁻⁻⁻1 न्यूटन। इसका भी आंसर न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है, 10⁻⁻V न्यूटन। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब नेट फोर्स ये इसके बराबर होना चाहिए, पता है क्यों, जब ये इसके बराबर होगा तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्क है वो हॉरिजॉन्टल रहेगी। मतलब क्या, अगर वो फ्लोट कर रही थी वो फ्लोट ही करते रहेगी, हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। सो टू, यहां पर आप लिखेंगे टू कीप डिस्क फ्लोटिंग, टू कीप डिस्क फ्लोटिंग। अगर हम डिस्क को फ्लोट ही करके रखे तो जो इस पे जो वेट है वो कितना लग रहा है, 10⁻⁻1 न्यूटन। वो किसके बराबर होना चाहिए, वो वेट किसके बराबर होना चाहिए, 10⁻⁻1V न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो यहां से आपको पता है, यहां से वेलोसिटी पता चलेगा, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 गया तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर मैंने आपको पता है कि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया था। अगर आप 9.8 देंगे तो आपको 1 के बहुत करीब वैल्यू निकलेगा। तो इसका आंसर जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है। मतलब कि जिस रफ्तार से वो उसको हिट करेगी और वापस आएगी वो मार्बल, तो वो क्या होगा, उसका रफ्तार 1 मीटर पर सेकंड। समझ में आया। तो मैं 2 रख के, आप एक काम करिए, आप इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट करिए। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और टॉपिक पढ़ना है। आज के लिए इतने न्यूमेरिकल्स काफी, तो आगे भी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उनपे भी कॉन्स्टेंटली न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। तो अब जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है, मैं थोड़ा अभी बता दूंगा क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। तो एक बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है, तो एक बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी जब उस पे नेट फोर्स 0 होगा। सर जब एक बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा तो उसका मोमेंटम कंजर्व भी रहता है, तो उसका मतलब उसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। जब उसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ तो उस पे फोर्स जो पड़ा वो 0 ही पड़ा। तो हम यहां पर एक और बात ये कहेंगे कि एक बॉडी या एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा जबकि उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 हो। तो इसका मतलब यह है कि फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर आपको याद है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है कि अगर एक बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा तो या तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रहेगी, यानी कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगी उसको। समझ में आया। तो यहां पर हमें एक और चीज पता चला कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब यह है कि उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। जब उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है या तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में रहेगी। दीज आर द 2 इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो इसका मतलब यह है कि एक बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो कब मैं कहूंगा कि वो इक्विलिब्रियम में है, जब वो या तो रेस्ट में होगी या तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन चलेगी। और मैंने आपको यह भी बोला था ये जो 2 स्टेट्स है दीज आर एक्चुअली द नेचुरल स्टेट्स। अगर आप नेचुरल कंडीशन में एक बॉडी को देख लेंगे, एक बॉडी को एनालाइज करेंगे नेचुरल कंडीशन में, या तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, अगर आप उसको मारेंगे जो छोड़ेंगे वो चलेगी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ बट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां से ये जो नेचुरल स्टेट्स है ये 2 इक्विलिब्रियम स्टेट्स भी है। मगर यहां पर इक्विलिब्रियम के 2 टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरे को बोलते हैं
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जिस इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं ये है ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क 0 होता है और यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी और उस इक्विलिब्रियम का नाम है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम जब भी मैं बोलूंगा तो ये समझना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। और जब एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगी, इसका मतलब यह है या तो वो बॉडी रेस्ट में है या तो वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव हो रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। दैट इज वाई हम इस चीज को इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। समझ में आया? सो इसके अब 2 स्टेट्स है, 2 प्रिंसिपल्स है, 2 फोर्स प्रिंसिपल और 3 फोर्स प्रिंसिपल। वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज मैंने थोड़ा आइडिया दिया आपको कि इक्विलिब्रियम किस चीज का नाम है और ये इक्विलिब्रियम जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा इक्विलिब्रियम एक्चुअली है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम का भी मतलब यही है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक पार्टिकल पे या एक बॉडी पे 0 है। समझ में आया? तो ये न्यूमेरिकल्स भी किए हमने, तो आप इन पे भी और ध्यान दें और जो भी आपको और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे खुद ट्राई करिए, कोशिश करिए उन पे। जो नहीं आएगा तो मुझे कहिए, आई विल असिस्ट यू। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।